70 के दशक की मुंबई, उस वक्त की बॉम्बे, एक ऐसा शहर जो सपनों से भरा था, लेकिन उन्हीं सपनों के नीचे एक छुपी हुई दुनिया भी पल रही थी, जिसे बहुत कम लोग समझते थे। दिन में यहां मेहनत, कारोबार और उम्मीदें दिखती थीं, लेकिन रात होते ही शहर का दूसरा चेहरा सामने आता था, जहां कानून और गैर कानून की सीमाएं अक्सर धुंधली हो जाती थीं। बंदरगाहों पर लगातार हलचल रहती थी। जहाजों के साथ सिर्फ सामान नहीं आता था, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क भी चलता था जो नियमों के बाहर रहकर भी बेहद संगठित तरीके से काम करता था। उस दौर में विदेशी सामान भारत में लाना मुश्किल था, लेकिन मांग बहुत ज्यादा थी, और इसी मांग ने एक पूरी समानांतर व्यवस्था को जन्म दिया, जो धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। इसी शहर में एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल रहते थे, इब्राहिम कासकर। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी कानून के साथ खड़े होकर बिताई और अपनी वर्दी की इज्जत बनाए रखी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी घर में एक ऐसा लड़का बड़ा हो रहा था जिसकी सोच और रास्ता पूरी तरह अलग था, और जो आगे चलकर एक नई कहानी लिखने वाला था। उस लड़के का नाम था दाऊद इब्राहिम। बचपन से ही उसकी नजरें उन लोगों पर टिकती थीं जिनके पास पैसा, ताकत और लोगों के बीच डर का असर साफ दिखाई देता था। वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन अपने आसपास की दुनिया को बहुत ध्यान से देखता था, और धीरे धीरे उसके अंदर भी उसी दुनिया का हिस्सा बनने की चाह पैदा होने लगी। शुरुआत छोटी थी, लोकल स्तर के छोटे मोटे अपराध, झगड़े और पहचान बनाने की कोशिश, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा लक्ष्य था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कुछ बड़े नाम थे, जिनका अपना दबदबा था, अपना नेटवर्क था, और जिनके बीच एक अनकहा संतुलन बना हुआ था। लेकिन समय के साथ ये संतुलन बदलने लगा। नई सोच, नई महत्वाकांक्षा और ज्यादा आक्रामक तरीके इस दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, और दाऊद इसी बदलाव का हिस्सा बन रहा था। धीरे धीरे उसने अपने आसपास लोगों को जोड़ना शुरू किया, ऐसे लोग जो वफादार थे, जो जोखिम उठाने को तैयार थे, और जो उसके साथ मिलकर एक नई दिशा बनाना चाहते थे। यहीं से एक नए नेटवर्क की नींव रखी गई, जिसे बाद में डी कंपनी के नाम से जाना गया, और जिसने अंडरवर्ल्ड के काम करने के तरीके को बदल दिया। यह सिर्फ एक गैंग नहीं था, बल्कि एक संगठित ढांचा था जिसमें हर काम की योजना होती थी और हर व्यक्ति की एक निश्चित भूमिका तय होती थी। मुंबई की सड़कों पर अब टकराव बढ़ने लगा था। इलाकों के लिए, पैसों के लिए और प्रभाव के लिए संघर्ष तेज होता जा रहा था, जिससे माहौल और तनावपूर्ण बनता गया। पुलिस भी सक्रिय हो गई थी, कार्रवाई तेज हुई, निगरानी बढ़ी, और धीरे धीरे दाऊद का नाम कानून की फाइलों में दर्ज होने लगा, जिससे दबाव लगातार बढ़ने लगा। इस बढ़ते दबाव के बीच उसने एक बड़ा फैसला लिया और 1980 के दशक के मध्य में भारत छोड़कर बाहर जाने का रास्ता चुना, जिससे कहानी ने नया मोड़ लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो दुबई पहुंचा, और यहीं से उसका नेटवर्क एक नए स्तर पर पहुंचने लगा, जहां सीमाएं अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहीं। दुबई में बैठकर उसने अपने नेटवर्क को और विस्तार दिया। अब इसमें फाइनेंस, संपर्क और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन शामिल हो चुके थे, जो इसे और मजबूत बना रहे थे। ये नेटवर्क अब सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था, बल्कि एक जटिल सिस्टम बन चुका था, जिसमें कई परतें थीं और हर परत का अपना महत्व था। 1990 का दशक भारत के लिए संवेदनशील था, और इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। फिर आया मार्च 1993, जब मुंबई में सिलसिलेवार धमाकों ने शहर को झकझोर दिया, और कुछ ही घंटों में हालात पूरी तरह बदल गए। इन घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, और देश भर में एक गहरा असर देखने को मिला, जिसने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को नई चुनौती दी। जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, और धीरे धीरे कई कड़ियां सामने आईं, जिनमें दाऊद का नाम भी शामिल किया गया। इसके बाद उसे भारत का मोस्ट वांटेड घोषित किया गया, और उसकी गतिविधियों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रखी जाने लगी, जिससे दबाव और बढ़ गया। समय के साथ उसका नेटवर्क बदलता रहा। वो खुद सामने नहीं आता था, लेकिन उसके फैसलों का असर अलग अलग जगहों पर दिखाई देता रहा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया भी बदलती रही। नए चेहरे आए, पुराने खत्म हुए, लेकिन कुछ नाम ऐसे रहे जो समय के साथ भी बने रहे और चर्चा में बने रहे। आज भी इस कहानी के कई पहलू चर्चा में रहते हैं। कुछ बातें साबित हैं, कुछ पर बहस होती है, लेकिन इसका प्रभाव इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है,
बल्कि उस दौर की है जब एक शहर बदल रहा था और एक सिस्टम अपनी सीमाओं के साथ जूझ रहा था। इससे हमें यह समझ आता है कि आधुनिक खतरे सिर्फ दिखाई नहीं देते, वे धीरे धीरे बनते हैं और उन्हें समझने के लिए जागरूकता और रणनीति दोनों जरूरी होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।